तो ये है पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 10 नेचुरल वेजिटेशन। तो हमारे सिलेबस में ये भी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रोडक्टिव फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। तो प्रोडक्टिव फंक्शन मतलब फॉरेस्ट हमें एज अ प्रोडक्ट क्या क्या देता है। एज अ प्रोडक्ट तो वो हमें टिम्बर देता है। हाँ, टिम्बर से क्या होता है, फर्नीचर बनते हैं, और फर्नीचर टिम्बर से और क्या बनता है, कोई सॉफ्ट से ट्रीज होते हैं उनसे तो पेपर बनता है, बम्बू से पेपर बनता है, राइट, उनके पल्प से, जो मतलब होता है पल्प। मेडिसिन बनते हैं कई तरीके के। फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज ही थोड़ी ना, प्लांट्स भी होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। अब कुछ पौधों में से जो फ्रूट्स निकलते हैं उन्हें हम खाते भी हैं, तो एज अ फूड भी वो काम कर रहे हैं। फिर आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, तो उसमें जो है ट्रीज हमें या फिर फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक फॉरेस्ट में रिवर होता है। अगर रिवर में फ्लड आ जाए तो पेड़ उसके रास्ते में खड़े होकर पानी के बहाव, मतलब पानी को रोक तो नहीं सकता कोई, पर पानी का बहाव को कम कर देंगे, उसकी स्पीड को कम कर देंगे। तो कोई भी इंसान या जानवर इतनी कस के नहीं, मतलब जैसे फ्लड के साथ बह नहीं जाएगा, तो वो एक फ्लैश फ्लड नहीं होगी, एक मतलब थोड़ी स्लो फ्लड हो जाएगी। और जो फॉरेस्ट की जमीन है, ऊपर वाली हिस्से जो टॉप सॉइल है, उसमें ह्यूमस होती है। अब ये ह्यूमस बनी कैसे होती है, तो ये जो है इतनी सारी लेयर्स होती है, सब सॉइल, बेड रॉक है, टॉप सॉइल है, उसमें भी ऊपर साइड को ह्यूमस की लेयर होती है। ह्यूमस मतलब कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट या एनिमल जो भी वहाँ मर जाते हैं वो वहीं खाद बन जाती है, और कुछ साल अगर वो दबे रहे तो वहाँ ह्यूमस बन जाती है, जो कि उस सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाती है। ये ह्यूमस ना एक नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। तो भाई स्पॉन्ज का क्या काम होता है, उसका काम होता है पानी को जो है सोख करके रख लेना। तो इससे क्या होता है कि पानी जमीन पे रहता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके, ठीक है, वो बह नहीं जाता कहीं और। तो जो है एनिमल्स को भी मिलता है ये पानी। फिर सॉइल इरोजन से बचाता है। सॉइल इरोजन में क्या है, जैसे कि ये एक जमीन है, यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ से वो जो ऊपर की सबसे टॉप सॉइल है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, कुछ फर्टिलाइजर्स है, कुछ भी है वहाँ पे, ये टॉप सॉइल ऊपर की काफ़ी जो है क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। ये जो बारिश की जो पानी की मतलब उससे ये बहते बहते कहीं और चली जाती है, और इस तरीके से जो हमारा फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रह जाती, राइट। तो क्या होता है कि फॉरेस्ट जो है हमें उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस से बचाते हैं, प्रिवेंट न्यूट्रिएंट लॉस, और सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। तो ये इसका प्रोटेक्शन था, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अब आते हैं रेगुलेटरी फंक्शन में, मतलब कि रेगुलेशन किस चीज़ का करता है फॉरेस्ट की मदद से। रेगुलेशन किससे, देखो फॉरेस्ट में जो भी प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है, उसको रेगुलेट करता है। साथ में प्लांट, अभी हम वो पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन का, तो उससे ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, वाटर वेपर निकलती हैं फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वहाँ से क्या होता है, जब वो जो है वाटर फॉर्म से लॉस हो जाता है तो वो ऊपर जाके क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, बारिश, पहले क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है। तो वाटर साइकिल में भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा रोल है ट्रीज का, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैं थोड़ा बहुत बता दिया, एसेसरी फंक्शंस भी हैं बुक में, वो देख सकते हैं आप लोग। और चलिए अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे आते हैं, या रेन फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिकल एरिया में है। ट्रॉपिकल एरिया मतलब जो यहाँ पे सन की रेज ज़्यादा है, स्ट्रेट पड़ते हैं, राइट। बहुत सारे जोन्स है, लाइक ट्रॉपिकल जोन, फिर टेम्परेट जोन आता है, हाँ, फिर फ्रिजिड जोन आता है। तो ये सारे हमारे जोन्स होते हैं, हाँ, या रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो एक गर्मी वाला एक हिस्सा तो पता चल गया कि एक प्लांट को ग्रो होने के लिए कहीं ना कहीं जहाँ पर भी वो ग्रो हो रहा हो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो तो मिलेगा ही, ऑफकोर्स मिलेगा ही, ठीक है। हाँ, सनलाइट ज़्यादा ना मिले तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, दैट्स इट। बट अगर ये सब ना हो तो पौधा नहीं उगेगा। लेकिन एक प्लांट के ग्रीन होने के लिए दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रेन होना। तो रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे साल में कम से कम 9 महीने बरसात होती रहती है, थोड़ी बहुत, और 3 महीने ना भी हो तो
पानी वहाँ पे बना रहता है, क्योंकि पता है ह्यूमस नेचुरल स्पॉन्ज की तरह पानी को एब्जॉर्ब करके 3 महीने तक रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो हमेशा इसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर अभी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, वो एग्जाम से पहले ही लर्न हो सकती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी वगैरह लर्न कर सकते हैं कि पूरा साल का एनुअल एवरेज निकाल रखा है, ठीक है। तो 77% ह्यूमिडिटी है, मतलब कि उस टेम्परेचर पे उस जगह अगर 100% ह्यूमिडिटी होती है उसमें से 77% है, ठीक है। अच्छा, रेनफॉल तो खूब होनी है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। हमने अभी पिछले ही चैप्टर 8 में भी देखा कि 200 सेंटीमीटर से जहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है वो एरिया जो है काफ़ी जो है उसको कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई रेन का एरिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें ये है कि इस यहाँ पे बहुत टाइप के पौधे होंगे, बहुत टाइप के मतलब कि बड़े खूब सारे होंगे, एक कुछ छोटे छोटे प्लांट भी हो सकते हैं बीच में। यहाँ पे क्रीपर मतलब बेल हो वो क्लाइंबर होते हैं। क्रीपर मतलब ज़मीन में, जैसे कद्दू है ना, पम्पकिन्स वगैरह जिनकी ज़मीन पे बेल ऐसे आती है, या वाटरमेलन वगैरह, ये सब श्रब्स भी, छोटे छोटे पौधे भी, फिर इतने छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ये छोटे वाले, ठीक है। तो काफ़ी वैरायटी के प्लांट यहाँ पे होते हैं। और जहाँ ट्रीज़ की हम हाईएस्ट जो इनकी हाइट देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट इनकी जाती है कि मतलब ज़्यादातर ट्रीज़ है 60 मीटर के अबव हाइट के होंगे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा है लेकिन ग्रास नहीं उगती, मतलब नीचे साइड को यहाँ छोटी छोटी आपको ग्रास उतनी नहीं दिखेगी। कारपेट लेयर क्यों बोला गया? कारपेट लेयर मतलब, कारपेट मतलब ज़मीन पे जो फर्श होती है, तो पूरी फर्श यहाँ पे जो है नहीं भरी होती है ग्रास से। क्योंकि एक तो रेज बहुत आ रही है, हाँ ठीक है, सन रेज बहुत है, ठीक, पर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसे। चलो नीचे आई भी कुछ रेज आ गई, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये एक और ट्रीज हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्हें थोड़ी कम सन रेज मिल रही, ठीक है। तो क्या होता है कि इनकी जो लीव्स हैं अडेप्ट ऐसे कर रखी होती है, इन्हें कहते हैं कैनोपी ट्रीज। ओके, यहाँ मैंने नहीं लिखा है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैनोपी ट्रीज। तो ये इनकी जो लीव्स है काफ़ी ब्रॉड होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं काफ़ी ऐसी होंगी। क्योंकि जितना मैक्सिमम ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर ले तो ही इनके लिए अच्छा है। इनके नीचे थोड़े और श्रब्स वगैरह होते हैं, वो ले लेते हैं बची खुची जो भी सनलाइट आती है, तो फिर ग्रासेस के लिए सनलाइट नहीं बचती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन ऐसे पौधों के लिए जो इस एरिया में आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले में, उनका कोई टाइम नहीं है कि कब वो फ्रूट उसमें आएंगे, कब फ्लावर आएंगे, कब उनकी लीफ झड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर ग्रीन ही रहते हैं ये लोग, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज जो आपको जरूर याद होने चाहिए, रोजवुड, इबोनी, महागनी, सारे ही मोस्टली टिम्बर के लिए यूज़ होता है, मतलब लकड़ी, ठीक है, फर्नीचर बनाना वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो रोजवुड, इबोनी, महागनी, महागनी और इबनी थोड़ा नाम सेम जैसा लगता है, और रोजवुड वुड जो टिम्बर से थोड़ा रिलेटेड लगता है, तो मैंने वही नेम लिखे हैं जो आसानी से याद हो जाए। और सिस्सो एक लिख दिया है, ये बी पार्ट में क्यों लिखा है क्योंकि ये थोड़ा फनी नेम है, तो आप थोड़ा सा इसे लर्न कर सकते हो, आसानी हो सकती है, ठीक है। आगे भी यही रखा है मैंने, एक फनी नेम, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स ये रखे मैंने। अच्छा, इकोनॉमिक वैल्यू भी यहाँ पे क्यों दी गई है, मतलब कि क्या प्रॉफिट हम कमा सकते हैं इन फॉरेस्ट से, मतलब चाहे कुछ भी हो हमें प्रॉफिट तो चाहिए, ऐसा है। बट खैर जो भी हो, यहाँ पे टिम्बर हार्ड होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है। फाइन ग्रेन मतलब बहुत ही स्मूथ होती हैं इनकी लकड़ियाँ, तो बहुत ही अच्छे ट्रीज बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। तो एक तो उसके लिए इनके यहाँ के ट्रीज को काट लिए जाते हैं, राइट, जैसे रोजवुड वगैरह है, और ये इनको लेकिन फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया अभी तक। एक्सप्लॉइट मतलब इनको पूरी तरह से तबाह नहीं किया गया। वो क्यों? क्योंकि जब आप इन सब के बीच एंटर करोगे, यहाँ पे केन मिलेंगे आपको, पाम ट्रीज ऐसे वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, जो पाम ट्रीज होते हैं, डेट पाम वगैरह, जो खजूर के पेड़ टाइप के, जैसे आप सोच सकते हो, थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, जो कि डेजर्ट वगैरह में नहीं होते हैं, ठीक। अब
बम्बू वगैरह होंगे। टैंगल्स मतलब एकदम भरमार में टैंगल्स, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ उलझ जाती है उस टाइप से, मतलब अंदर घुस ही नहीं पाओगे तो फिर पेड़ काटोगे कैसे, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगी। इसलिए है तो यहाँ पे बहुत कुछ छीनने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, तबाह करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाते ये इतने एक्सप्लॉइट। अब आता है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वही रीजन जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। ओके, तो बस यही हमारा मेमोरी टेस्ट है। पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कौन से एरिया में ज़्यादा बारिश होती है। भाई वेस्टर्न घाट का वेस्ट एरिया बहुत बारिश होती है। किससे? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से भी होती है, और साथ में ये कोस्टल रीजन भी है, तो यहाँ पे बारिश होती है। ये नीलगिरी हिल यहाँ पे है, तो फिर हिल आई तो वहाँ पे भी फिर बारिश होनी है, ठीक। अब आई यहाँ पे गैरो और काशी, यहाँ पे जो मौसिनराम और चेरापुंजी मेघालय की ये दो जो हैं, ये इनके नीचे सदर्न पार्ट, यहाँ पे भी इतनी बारिश होती है, तो ऑफ कोर्स ठीक है। अब दो रीजन है, ये भी मत सोच लेना कि कहीं रेन हो रही है तो हाँ इस टाइप के फॉरेस्ट हो गए। सन भी तो उतना ही, मतलब उतनी गर्मी भी तो होनी चाहिए कि नहीं। फ्रिजिड जोन, वो पोलर रीजन में अगर इतनी बारिश हो रही है तो हम मान लेंगे, पहली बात तो वहाँ स्नोफॉल होगी, बट फिर भी अगर बारिश हो रही है तो वी कैन नॉट से कि वहाँ इस टाइप के प्लांट्स होने लगेंगे। ट्रॉपिकल की बात की जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे ना, ट्रॉपिकल वहाँ पे जहाँ गर्मी होती है। तो आई थिंक दैट्स इट। और हाँ, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है, पानी से घिरा हुआ है, उतनी ही बारिश होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी इस टाइप के हैं, और उस रीजन में भी आते हैं, गर्मी वाले रीजन में ही आते हैं। लैटिट्यूड ऐसे नहीं बना सकते आप लोग। फिर ये अंडमान और निकोबार आइलैंड, यहाँ पर भी वही है केस। तो ये अभी 4 समझ आ गए। एक ये नीलगिरी हिल्स भी हैं, ठीक है, और ये तीसरा, चौथा, ठीक है, अच्छा 5वां ये भी है, ठीक है, जो ईस्टर्न हिमालय की तरफ का हिस्सा है। सो दैट्स इट।